ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि अलैहि वबरकातुहू। संवेदा सोशल साइंस वीडियो क्लास में मैं सबसे पहले आप तमाम 10वीं जमात के तमाम तुलबा का इस्तकबाल करता हूँ। बच्चों, हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी के पहले हिस्से में, इंडियन फॉरेन पॉलिसी के पहले वीडियो लेसन में आपने काफ़ी सारी मालूमात हासिल की हैं। फिर एक मर्तबा हम देखेंगे कि पहले वीडियो लेसन में, इसके पहले इस सबक के पहले हिस्से में हमने किन किन नुकात के ताल्लुकात से मालूमात हासिल की हैं, एक मर्तबा हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले पिछली क्लास में हमने क्या मालूमात हासिल की थी, क्या पढ़ा था, उसको हम देख लेते हैं। तो पिछली क्लास में हमने सबसे पहले खारजा पॉलिसी के माने व मफहूम, खारजा पॉलिसी किसे कहते हैं और इसके ताल्लुक से इसकी अहमियत व ज़रूरत के ताल्लुक से भी आपने पढ़ा है। इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद हमने पढ़ा खारजा पॉलिसी के मकासिद। हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी के मकासिद क्या हैं, 5 मकासिद को आपने पढ़ा था, ये भी हमने पढ़ा। इसके बाद तीसरे नंबर पर हमने हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी की तश्कील और इसके मुअम्मार के ताल्लुक से हमने पढ़ा था। तो इन 3 नुकात के ताल्लुक से हमारी पहली वीडियो क्लास थी। इन तमाम के बारे में आपने पढ़ा है। तो आज की इस वीडियो क्लास में, आज की जो वीडियो क्लास है हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी की, यानी इंडियन फॉरेन पॉलिसी का दूसरे वीडियो लेसन में आज आप क्या नुकात के ताल्लुक से मालूमात हासिल करेंगे, एक मर्तबा हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी के नुकात के ताल्लुक से आज हम इस क्लास में, इस वीडियो क्लास में पढ़ेंगे। इस हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी के नुकात में सबसे पहले हम पंचशील के उसूल, ये पंचशील उसूल हैं क्या, इसके ताल्लुक से मालूमात हासिल करेंगे। इसके बाद हम नावाबस्ता तहरीक, ये नावाबस्ता तहरीक है क्या, उसके ताल्लुक से भी हम मालूमात हासिल करेंगे। इसके बाद हम हमारी खारजा पॉलिसी के नुकात में, बुनियादी नुकात में हम नौ आबादियात की मुखालिफत, ये नौ आबादियात है क्या और हिंदुस्तान क्यों इसकी मुखालिफत करता है, इसके ताल्लुक से भी आज की इस वीडियो क्लास में हम पढ़ेंगे। चौथे नंबर पर नस्ली इम्तियाज की मुखालिफत, ये नस्ली इम्तियाज है क्या और क्यों हिंदुस्तान इसकी मुखालिफत करता है, इसके ताल्लुक से भी हम आज की इस वीडियो क्लास में पढ़ेंगे। 5वें नंबर पर हम तख्फीफ असलाह, ये तख्फीफ असलाह क्या है, उसके ताल्लुक से भी या इसका भी आज हम मुतालिया करेंगे। लिहाजा आज हम इन 5 बुनियादी नुकात, हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी के बुनियादी नुकात के ताल्लुक से आज हम पढ़ेंगे। क्या आप तैयार हैं बच्चों? हाँ, तो चलिए अब हम सबक को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले पंचशील उसूल है क्या, ये पंचशील उसूल है क्या, उसके ताल्लुक से हम जान लेते हैं। ये पंचशील उसूल बाहमी इमदाद और बाहमी फायदे के लिए हिंदुस्तान और चीन के दरमियान सन 1954 में ये आकर जो है ये पंचशील उसूल अपनाए गए। आप देख रहे हैं नक्शे में, आप हिंदुस्तान और चीन को देख रहे हैं। हिंदुस्तान को हरे रंग में बताया गया है, आप देख सकते हैं हिंदुस्तान। इसके साथ साथ ऑरेंज कलर या केसरी कलर में हमने चीन को बताया है, ये चीन। तो ये जो पंचशील है सन 1954 में, 1954 में बाहमी इमदाद और ताउन के लिए इन दोनों मुमालिकों के दरमियान उसूल अपनाए गए। इन उसूल को हम पंचशील उसूल कहते हैं। अब सवाल ये पंच कहते हैं 5, चूंकि इस उसूल में हिंदुस्तान और चीन के दरमियान जो उसूल अपनाए गए थे, इनकी तादाद 5 थी। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं बच्चों, पंचशील कहते हैं। कई मर्तबा सवाल आता है पंचशील मुआहदा या उसूल
किन दो मुमालिकों के दरमियान तय हुआ, तो वो हिंदुस्तान और चीन के दरमियान तय हुआ। अब आगे देखेंगे, अब आप चीन को देख रहे हैं, अब हम आगे देखेंगे। इस पंचशील में हम देखते हैं सन 1954 में उस वक्त के भारत के वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू और चीन के वजीर आजम चू एन लाई, आपको नाम याद रखना है, उस वक्त हिंदुस्तान के वजीर आजम थे जवाहरलाल नेहरू और चीन के वजीर आजम थे चू एन लाई। आपको मैं तस्वीर भी बता रहा हूं, आप तस्वीर देख रहे हैं। इस तस्वीर में जवाहरलाल नेहरू और चीन के वजीर आजम चू एन लाई आप देख रहे हैं। इन दोनों ने आपस में कुछ उसूल अपनाए, वो 5 उसूल थे। इन 5 उसूल को ही हम क्या कहते हैं? पंचशील उसूल कहते हैं। अपनी बाहमी बैनुल अक़वामी राबिते के लिए, बाहमी ताउन के लिए, बाहमी इमदाद के लिए हमने चीन के साथ, यानी हिंदुस्तान ने चीन के साथ ये 5 उसूल अपनाए, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? पंचशील उसूल कहते हैं। अब हम देखेंगे, आपने पंचशील उसूल तो मालूम कर लिया, अब ये 5 उसूल हैं क्या, ये भी जरा देख लेते हैं। इसके ताल्लुक से अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बाहमी इलाकाई सालमियत और इख्तिदार आला का एहतराम, यानी जो हमारी बाहमी इलाकाई सालमियत है, हमारे एक दूसरे मुल्क की जो सरहदें हैं, एक दूसरे मुल्कों की सरहदों का एहतराम करना और एक दूसरे का आला इख्तिदार का एहतराम करना, यानी एक दूसरे मुल्क की हुकूमतों का एहतराम करना। एक तो अपनी सरहदों का एहतराम करना और एक दूसरी मुमालिकों की हुकूमतों का भी एहतराम करना। ये पहला हमारा पंचशील का उसूल था। दूसरा है अदम जारियत। जारियत कहते हैं नाजायज कब्जा। कोई भी मुल्क, चाहे हिंदुस्तान हो चाहे चीन हो, एक दूसरे के जमीन पर नाजायज कब्जा ना करना, नाजायज कब्जे से रुक जाना, अदम जारियत। चीन हिंदुस्तान के कब्जे पर, इलाके पर कब्जा ना करे, नाजायज कब्जा ना करे, वहीं हिंदुस्तान चीन के इलाकों पर नाजायज कब्जा ना करे। मतलब क्या है कि एक दूसरे के इलाकों पर कब्जा ना करना या नहीं करना, अदम जारियत कहलाता है। ये दूसरा हमारा पंचशील का उसूल था। अब हम तीसरे उसूल की तरफ चलते हैं, एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में अदम मदाखलत। बच्चों, हम देखते हैं हर मुल्क के कुछ अंदरूनी मामलात, अंदरूनी परेशानियां, अंदरूनी मसाइल होते हैं। अब एक मुल्क किसी दूसरे मुल्क के अंदरूनी परेशानियों में मदाखलत ना करें, रुक जाएं, यानी एक दूसरे के हद में रहें। कोई भी मुल्क किसी भी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात में दाखिल होने से रुकना या अदम मदाखलत होना, यानी उसके मामलात में दखल से रुक जाना, तो उसको हम कहते हैं अदम मदाखलत। तो एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में अदम मदाखलत, ये तीसरा पंचशील का उसूल था। अब हम चौथे पंचशील उसूल के तरफ देख लेते हैं। अब देखते हैं चौथा, मसावात और बाहमी फायदे। मसावात कहते हैं बराबर, एक दूसरे को हम बराबर समझें। आपने सुना होगा हिंदी चीनी भाई भाई, यानी हिंदुस्तान चीन के बराबर है, चीन के बाशिंदे के बराबर है, और चीन का बाशिंदा हिंदुस्तान के बाशिंदे के बराबर है। एक दूसरे से बराबरी रखना, हम उनको नीचा ना समझे और वो हमें नीचा ना समझे, हम एक दूसरे को बराबर समझें। और साथ में बाहमी फायदे, बाहमी फायदे से मुराद हो सकता है कि किसी एक मुल्क के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, ऐसी आकर जो है उसके पास एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी है जिसका हम इस्तेमाल कर कर हमारे मुल्क को हम तरक्की दे सकते हैं। तो एक दूसरे से मदद लेकर बाहमी फायदा उठाना, ये आकर जो है पंचशील का उसूल था। ये चौथा उसूल था। पांचवा जो उसूल था, पुर अमन बकाए बाहम, यानी दोनों मुमालिक अमन के लिए काम करें, ताकि बका के लिए, दोनों मुल्कों की बका के लिए, तरक्की के लिए क्या करें, आकर जो है अमन कायम करें। दोनों मुल्कों को चाहिए कि आपस में अमन कायम हो, ताकि दोनों का बका हो, बेहतरी हो, तरक्की हो। तो तरक्की के लिए दोनों मुल्क, तरक्की के लिए दोनों मुल्कों का क्या है, अमन का कायम करना,
ये आकर जो है तय पाया। तो ये जो 5 उसूल थे ये पंचशील उसूल हैं। बच्चों आपको ये याद रखना है, आप इसको अच्छी तरीके से नोटबुक्स में अपनी नोटबुक्स में लिख ले। कई बार सवाल आता है पंचशील के उसूल क्या हैं, तो आपको ये लिखना है। तो अब हम इस सबक को आगे बढ़ाते हैं। अब हम देखेंगे नावाबस्ता तहरीक, जिसको हम अंग्रेजी में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जिसको उर्दू में नावाबस्ता तहरीक कहते हैं। दूसरी आलमी जंग 1945 में जब खत्म हो गई, खत्म होने के बाद दुनिया 2 ब्लॉकों में तकसीम हो गई। 2 ब्लॉक्स, 2 हिस्सों में क्या हो गई? दुनिया बट गई, तकसीम हो गई। एक अमेरिकी ब्लॉक जो जमहूरी तर्ज हुकूमत पर यकीन रखता था, जो भी इस अमेरिकी सोच से, अमेरिकी फिक्र से जो इससे वाबस्ता रखते थे, इस पर यकीन रखते थे, वो अमेरिका के साथ हो गए। उन्होंने अमेरिकी ब्लॉक में शमूलियत इख्तियार कर ली। वहीं दूसरी तरफ दूसरा जो ब्लॉक था वो रूसी ब्लॉक, जो कम्युनिस्ट तर्ज हुकूमत पर यकीन रखता था, जो रूस के अकीदे पर, जो रूस के फलसफे पर, रूस पर यकीन रखता था, वो तमाम लोग ऐसे मुमालिक किसके साथ हो गए? रूस के साथ हो गए। तो कहने का मतलब क्या है कि दुनिया 2 ब्लॉकों में तकसीम हो गई। एक अमेरिकी ब्लॉक जो अमेरिकी सोच फिक्र से आकर जो जिन पर यकीन था वो अमेरिका के साथ हो गए, और जो रूस जो कम्युनिस्टी तर्ज हुकूमत की हिमायत करता था, वो तमाम मुमालिक जो रूस पर यकीन रखते थे वो रूस की ब्लॉक में शामिल हो गए। इस तरह दुनिया 2 ब्लॉकों में तकसीम हो गई। अब हिंदुस्तान सन 1945 को आजाद हुआ। आजादी के वक्त दुनिया में जो हालात थे वो आकर तीसरी जंग के हालात जैसे हो चुके थे, क्योंकि एक तरफ रूसी ब्लॉक, एक तरफ अमेरिकी ब्लॉक, इन दोनों ब्लॉकों के दरमियान एक तनाव सा, एक आकर जो है कशीदगी सी पैदा हो गई थी। दुनिया में तीसरी आलमी जंग का खतरा मंडला रहा था। ऐसे हालात में हिंदुस्तान आजाद हुआ, ऐसे हालात में हिंदुस्तान आजाद हो गया। तो इन हालात में हिंदुस्तान ने ना तो रूसी ब्लॉक से आकर जो है कोई वास्ता रखा, और ना तो अमेरिकी ब्लॉक से इसने अपना वाबस्ता रखा। तो इसने अपनी इन दोनों ब्लॉकों से, रूसी ब्लॉक से और अमेरिकी ब्लॉक से, अपने आप को अलहदा रखा। इस अलहदा रखने की पॉलिसी को ही हम क्या कहते हैं? नावाबस्ता। नावाबस्ता से मुराद ताल्लुक ना रखना। तो हिंदुस्तान ने इन दोनों ब्लॉकों से ताल्लुक नहीं रखा। तो इस तरह हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी को अमल में लाने का सहरा हिंदुस्तान को जाता है। हिंदुस्तान ने आकर जो है इस तहरीक को आकर जो है बहुत तरक्की दी, इस तहरीक को आगे बढ़ाने में एक नुमाया किरदार अदा किया है। तो इस तरीके से हमने इन दोनों ब्लॉक से हटकर, इनसे अलहदा होकर एक नया तरीका जिसको हम नावाबस्ता कहते हैं, इसको आकर जो है दुनिया के सामने पेश किया। और इसको पेश करने का सहरा ये हमारे लिए बहुत एजाज की बात है कि वो हिंदुस्तान को हासिल है। अब हम देखेंगे नौआबादियात की मुखालिफत। ये नौआबादियात है क्या? सबसे पहले देखेंगे ये नौआबादियात किसे कहते हैं। एक मुल्क अपने मुल्क की मफाद की खातिर, फायदे की खातिर, अगर हम दूसरे मुल्कों का बेजा इस्तेमाल करते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? नौआबादियात कहते हैं। एक मुल्क है, एक अमीर तरीन मुल्क है, एक तरक्की पजीर मुल्क है, तो वो एक पस्त मुमालिक, एक तरक्की पसमानदा मुमालिक पर अपना कब्जा जमा कर उस मुल्क का गलत इस्तेमाल करता है, तो इस कैफियत को हम क्या कहते हैं? नौआबादियात कहते हैं। अब मैं आपको ये सामने तस्वीर बताने जा रहा हूं। आप देख रहे हैं एक शख्स बैठा हुआ है और उसको 4 शख्स आकर जो है उसकी खिदमत कर रहे हैं, उसको उठाकर ले जा रहे हैं। इन लोगों को गुलाम बनाकर, इन लोगों को जानवरों के साथ सुलूक करना, इनका गलत इस्तेमाल करना, इस तरीके को हम क्या कहते हैं?
नौ आबादियात कहते हैं इंसानों का गलत इस्तेमाल करना, इंसानों को गुलाम बनाना, इंसानों को खरीदो फरोख्त करना, ये आकर जो है नौ आबादियात कहते हैं। तो आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। मैं और एक तस्वीर आपके सामने रख रहा हूं, आप देख रहे हैं किस तरीके से एक इंसान दूसरे लोगों के साथ काम करवा रहा है। तो इस तरीके को गलत और उन पर ज्यादती करते हुए काम करवाना, ये आकर जो है ये नौ आबादियात कहलाता है। तो इस तरीके से एक मुल्क दूसरे मुल्क का गलत और बेजा इस्तेमाल करना, हम इसको नौ आबादियात कहते हैं। हिंदुस्तान, हमारा जो मुल्क हिंदुस्तान है, हम पर भी 250 साल से ज्यादा अंग्रेजों ने हुकूमत की। 250 साल से ज्यादा आकर जो है हम पर, हमारे मुल्क पर हुकूमत की और हमारे मुल्क का इस्तेहसाल किया। यहाँ की बेशुमार दौलत को वो लूट कर गए। हम पर, हमारे लोगों पर उन्होंने जुल्म किया, हमारे मुल्क का इस्तेहसाल किया। इस वजह से हिंदुस्तान नौ आबादियत की मुखालिफत करता है, क्योंकि हम ये दर्द को महसूस करते हैं, हम इस दर्द को जानते हैं कि नौ आबादियत क्या है। लिहाजा हिंदुस्तान पूरी दुनिया में नौ आबादियत की मुखालिफत करता है। तो आपने देखा नौ आबादियत क्या है, आपने ये भी मालूम किया, और क्यों हिंदुस्तान नौ आबादियत की मुखालिफत करता है ये भी आपने जान लिया है। अब हम देखेंगे नस्ली इम्तियाज की मुखालिफत। ये नस्ली इम्तियाज है क्या, किसे कहते हैं हम नस्ली इम्तियाज? हम इसको अंग्रेजी में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। ये नस्ली इम्तियाज है क्या? किसी भी एक फिरके या किसी शख्स को नस्ल के एतबार पर, उसकी जात के एतबार पर, जात की बुनियाद पर नीची नजरों से देखना या इसको अपने से कमतर समझना और इसका इस्तेहसाल करना, ये नस्ली इम्तियाज है। यानी हम किसी इंसान को उसकी जात की बुनियाद पर, उसकी मजहब की बुनियाद पर, उसकी नस्ल के एतबार पर अगर हम उसको अपने से कमतर समझें, अपने बराबर ना समझें, तो इस किस्म की सोच को, इस किस्म के तरीके को, हम इस तरीके के अमल को नस्ली इम्तियाज कहते हैं। और ये नस्ली इम्तियाज जो है ये इंसानी हुकूक की पामाली है। हर इंसान को, चाहे वो दुनिया में कहीं पर भी किसी भी जगह पर पैदा क्यों ना किया हो, हर इंसान के कुछ हुकूक होते हैं। उसे आज़ादी का हक है, मसावात का हक है, उसको कई सारे और अनगिनत उसको हुकूक दिए गए हैं। लेकिन नस्ली इम्तियाज की पॉलिसी की वजह से अगर कोई नस्ली इम्तियाज को राइज करता है, अगर कोई किसी को अपने से नीचा समझता है, अपने बराबर नहीं समझता है, तो वो गोया के वो इंसानी हुकूक की पामाली करने के बराबर है, जैसा कि उसके हुकूक को रौंदने के बराबर है। तो इस तरीके की पॉलिसी जो है, हिंदुस्तान इस तरीके की पॉलिसी की पुरजोर मुखालिफत करता है। दुनिया में हम नस्ली इम्तियाज की मुखालिफत करता है। ये हमारी खारजा पॉलिसी की बुनियादी नुकात में से एक नुकात है कि हम इसकी पुरजोर मुखालिफत करते हैं। इस तरह की जो नस्ली पॉलिसी थी, ये जनूबी अफ्रीका में राइज थी। आप नक्शा देख रहे हैं, ये जो नक्शे में मैंने बताया है, ये जनूबी अफ्रीका है। लाल रंग से जो मैंने बताया है, ये जनूबी अफ्रीका का नक्शा है। इस तरह की ये जो नस्ली पॉलिसी थी, ये नस्ली पॉलिसी जनूबी अफ्रीका में राइज थी, ये चलती आ रही थी। अब इस नस्ली पॉलिसी ये जो जनूबी अफ्रीका में थी, ये कई सालों से चलती आ रही थी। अब मैं आपके सामने और एक तस्वीर पेश कर रहा हूं। आप देख सकते हैं एक शख्स एक बेंच पर, मेज पर बैठा हुआ है। यहां पर लिखा है व्हाइट्स ओनली बाय ऑर्डर, यानी इस बेंच पर बैठने का जो हक है ये सिर्फ सफेद फार्म लोगों को, यानी गोरे लोगों को ही है। क्या ये ऐसा करना ये सही है? क्या इससे इंसानी हुकूक की पामाली नहीं होती? हाँ, बेशक होती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इस बेंच पर गोरा इंसान, सफेद फार्म इंसान तो बैठ सकता है, लेकिन सियाह फार्म इंसान बैठ नहीं सकता। इस तरीके की पॉलिसी ये जनूबी अफ्रीका में राइज थी, ये चलती आ रही थी। मैं आपके सामने अब आप देख रहे हैं जनूबी अफ्रीका की जो अकलियती तबका है, यानी जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो थी वो सियाह फार्म थी, यानी काले लोगों का मुल्क था। लेकिन ये जो सफेद फार्म लोग थे, जो यूरोपीय लोग थे, जो गोरे लोग थे, इन सियाह फार्म लोगों का इस्तेहसाल करते थे।
इनको अपने बराबर नहीं समझते थे। अब मैं आपके सामने और एक तस्वीर बता रहा हूं, आप इस तस्वीर को देखें, आप इस तस्वीर को गौर से देखें। आप देख रहे हैं कि सीढ़ियां हैं, आप ऊपर चढ़ने और नीचे उतरने की सीढ़ियां हैं। अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखें तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आकर जो है ऊपर चढ़ने की और नीचे चढ़ने की सीढ़ियां हैं। आप एक तरफ आप देख रहे हैं यूरोपियंस ओनली, यानी यहां से सिर्फ गोरे लोग ही उतर चढ़ सकते हैं, यहां से जाना और आना सिर्फ गोरे लोग कर सकते। और दूसरी तरफ आकर जो है यूरोपियंस, यहाँ पे नॉन यूरोपियंस ओनली, यानी यहाँ पे यूरोपियंस के सिवा हर कोई आ जा सकता है, यानी काले लोगों के लिए। तो चढ़ने और उतरने के सीढ़ियों पर भी इन्होंने इस तरीके के हालात आकर जो है रख चुके थे। ये आकर जो है हालात थे। अब हम देखेंगे और एक तस्वीर आपके सामने मैं बता रहा हूं। ये जो तस्वीर है ये आकर जनूबी अफ्रीका की तस्वीर है। यहां तक के जनूबी अफ्रीका में सियाफाम लोगों की रिहाइश गाहें, जो उनके मकानात थे, ये भी अलहदा हुआ करते थे, अलग थलग हुआ करते थे। गोरे यानी सियाफाम, सफेद फाम लोगों की बस्तियों से इनकी बस्तियां दूर रहा करती थी। ये अपने मकानात सफेद फाम लोगों के दरमियान नहीं बना सकते थे, उनके दरमियान नहीं रह सकते थे। तो इस तरीके के हालात जो थे ये जनूबी अफ्रीका में हालात थे। नस्ली इम्तियाज की पॉलिसी वहां पे बहुत राइज थी और इस तरह सफेद फाम लोग वहां पर सिया फाम लोगों के साथ इस तरीके का सुलूक करते थे। इस नस्ली तफरीक के खिलाफ एक अजीम इंसान जिसको हम नेल्सन मंडेला कहते हैं, आप देख रहे हैं ये नेल्सन मंडेला की तस्वीर है। इस तरह की जनूबी अफ्रीका की जो पॉलिसी थी, जनूबी अफ्रीका में जो ये नस्ली इम्तियाज की पॉलिसी जो चलती आ रही थी, इस पॉलिसी के खिलाफ इस अजीम इंसान ने आकर जो है तहरीक चलाई। इस तहरीक को इन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की रहनुमाई में चलाई। आखिरकार नेल्सन मंडेला की मेहनतों और काविशों के नतीजे से ही इन्होंने इस मुल्क में यानी जनूबी अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में इन्होंने सियाफाम लोगों के लिए जीत हासिल की और वहां पर सफेद फाम लोगों की हुकूमत को इन्होंने मुस्तरद कर दिया और वहां पर आज सियाफाम लोगों की हुकूमत है। तो इसका सहरा नेल्सन मंडेला को जाता है। इस बिना पर इनकी तमाम खिदमात की वजह से इनको अफ्रीकन गांधी भी कहा जाता है। नेल्सन मंडेला को अफ्रीकी गांधी भी कहा जाता है। तो इस तरीके से जनूबी अफ्रीका में नस्ली इम्तियाजी पॉलिसी का खात्मा हुआ। अब हम बुनियादी नुकात में से, हमारी खारजा पॉलिसी की बुनियादी नुकात में से हम पढ़ेंगे तखफीफ असलाह। ये तखफीफ असलाह क्या है उसके ताल्लुक से हम पढ़ेंगे। चंद मुकर्ररा किस्म के हथियारों को मरहला बा मरहला रोकते हुए इसको खत्म करना ही तखफीफ असलाह है। ऐसे हथियार जो दुनिया में तबाही का बाइस बन सकते हैं, ऐसे हथियारों को मरहला बा मरहला हम आकर जो है इसको खत्म करना, रोकना ही तखफीफ असलाह कहलाता है। अब हम देखते हैं दुनिया में हथियारों की तैयारी और उसकी फरोख्त और इनको जमा करने के लिए काफी मसाबिकत यानी कंपटीशन पाया जाता है। दुनिया का हर मुल्क चाहता है आज की जदीद दुनिया में कि उसके पास ऐसे हथियार हो जो बहुत खतरनाक हो, जिनसे पूरी दुनिया के दूसरे ममालिक उससे डरे। हर कोई आज मुसाबकत में लगा हुआ है हथियारों के बनाने में, हथियारों के जखीरा अंदोजी करने में। कुछ ऐसे हथियारात हैं, आप देख रहे हैं तस्वीरों में, जो इंसानी जिंदगी के लिए और इस दुनिया के लिए खतरनाक हैं, ये खतरनाक हो सकते हैं। तो इन तमाम हथियारों को रोकना, मरहला बा मरहला रोकने को ही हम तखफीफ असलाह कहते हैं। इस तरह की असलाहबाजी से तीसरे जंग अजीम का खदशा कई ममालिक को है। अगर हम तखफीफ असलाह ना करें, अगर हम हथियारों की जखीरा अंदोजी पर अगर हम काम ना करें, अगर इस पर जोर ना दें, तो दुनिया में तीसरी जंग का आकर जो है खदशा हो सकता है। आप देख सकते हैं उन जंगों की वजह से आज तक जो पहली आलमी जंग, दूसरी आलमी जंग लड़ी गई, आज तक भी कुछ ममालिक पर उसके असरात हैं। अगर हम तखफीफ असलाह पर जोर ना दें तो दुनिया तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ सकती है।
तो हमें तख्फीफ असलाह पर जोर देना है। हिंदुस्तान चूंकि एक अमन पसंद हामी मुल्क है, इसलिए हिंदुस्तान मियारी साख्ती अहाते में एक लिमिट्स के अंदर हम तख्फीफ असलाह की हिमायत करते हैं और अमन और भाईचारगी के लिए हिंदुस्तान के वजीर आजम नेहरू के दौर में मुनासिब तरीके से इस पर तख्फीफ असलाह पर जोर दिया गया, क्योंकि हिंदुस्तान चाहता है कि इस पर पाबंदी हो, जो खतरनाक हथियारात हैं इसकी तख्फीफ असलाह हो और इसकी जखीरा अंदाज़े पर पाबंदी हो। लेकिन मुकम्मल तौर पर तख्फीफ असलाह करना नामुमकिन है, क्योंकि अगर मुकम्मल तौर से हमने असलाह को बनाना बंद कर दिया तो हो सकता है कि दूसरे ममालिक जो हथियार रखते हैं ऐसे ममालिक हम जैसे ममालिकों पर हमला कर सकते हैं। तो लिहाजा हिंदुस्तान चाहता है कि हथियार उतने ही हो जितनी उस मुल्क की हिफाजत कर सकें। तो मुल्क हथियारों की जखीरा अंदोजी, हथियारों का इतनी ही हथियार हो जितनी उस मुल्क की हिफाजत के लिए दरकार हो। हिंदुस्तान की आलमी अमन और भाईचारे वाली खारजा पॉलिसी को दुनिया में एक मखसूस मुकाम हासिल है। तो इस तरीके से हमारे जो बुनियादी जो खारजा पॉलिसी के बुनियादी नुकात हैं, इन नुकात की वजह से पूरी दुनिया में, पूरे आलम में हमें एक मखसूस, एक खास मुकाम हासिल है। तो बच्चों, आज की हमने इस दूसरी वीडियो क्लास में इन तमाम के ताल्लुक से मालूमात हासिल की है। तो लिहाजा आज की इस वीडियो क्लास में हमने क्या पढ़ा है एक मरतबा देख लेते हैं। हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी के बुनियादी नुकात का आज हमने मुताला किया। उसमें पंचशील के उसूल के ताल्लुक से हमने पढ़ा, फिर उसके बाद नावाबस्ता तहरीक के ताल्लुक से हमने पढ़ा, नावाबस्ता तहरीक है क्या उसके ताल्लुक से हमने पढ़ा। फिर इसके बाद हमने तीसरे नंबर पर नौआबादियात की मुखालिफत के ताल्लुक से भी हमने पढ़ा। चौथे नंबर पर नस्ली इम्तियाज की मुखालिफत क्या है, नस्ली इम्तियाज क्या है और इसकी हिंदुस्तान क्यों मुखालिफत करता है, उसके बारे में भी हमने पढ़ा है। पांचवें नंबर पर हमने तख्फीफ असलाह के ताल्लुक से मालूमात हासिल की। तो गर्ज इतने नुकात पर हमने आज की इस वीडियो क्लास में मालूमात हासिल की। तो अब मैं आपने जो पढ़ा है उसके ताल्लुक से आपसे कुछ सवालात पूछूंगा। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? हाँ, तो चलिए अब हम इस सबक का मुहासिबा करते हैं। अब मैं आपसे कुछ सवालात पूछूंगा। आपके लिए पहला सवाल है, हिंदुस्तान और चीन के दरमियान आलमी अमन और भाईचारगी के लिए डैश उसूल अपनाए। कौन से उसूल अपनाए, वो उसूल कौन से हैं? हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, पंचशील उसूल। तो पंचशील उसूल अपनाए। दूसरा सवाल है आपके लिए, दुनिया के किसी भी ब्लॉक में शामिल ना होना डैश कहलाता है। दूसरी आलमी जंग के बाद हमने ना तो अमेरिकी ब्लॉक से कायम रिश्ता रखा और ना रूसी ब्लॉक से, तो इसको हम क्या कहते हैं? बहुत सही जवाब दिया है आपने, इसका जवाब है नावाबस्ता। तीसरा सवाल है, आजादी से कबल हिंदुस्तान डैश की नौआबादियात के जेर निगरान था, हम पर किस मुल्क की हुकूमत थी? हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, इसका जवाब है बरतानिया। चौथा सवाल, चंद मुकर्ररा किस्म के हथियारों को मरहला बा मरहला रोकना, खत्म करने को ही डैश कहा जाता है। अभी आपने पढ़ा। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है, इसका जवाब है तख्फीफ असलाह। तो अब आपके लिए पांचवा सवाल है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने डैश की रहनुमाई में नस्ली इम्तियाज की तहरीक चलाई। किसकी रहनुमाई में आकर जो है ये तहरीक चलाई? तो इसका जवाब है नेल्सन मंडेला की क़ियादत में, रहनुमाई में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने नस्ली इम्तियाज की तहरीक चलाई। तो अब आपके सामने घर पर काम यानी होमवर्क है। आपके लिए कुछ सवालात आएंगे, इन सवालात को आप दर्ज कर लें, लिख लें और इन जवाबात को लिखें। सबसे पहला सवाल, पंचशील के उसूल क्या हैं? पहला सवाल। दूसरा, नौआबादियात से क्या मुराद है? ये दूसरा सवाल। तीसरा सवाल आपके लिए, हिंदुस्तान में नौआबादियात की मुखालिफत करने के असबाब क्या हैं? ये तीसरा सवाल। चौथा सवाल, हिंदुस्तान ने दुनिया में तख्फीफ असलाह की अहमियत पर जोर दिया क्यों? तो ये आपको 4 सवालात लिख लें, इसके जवाबात लिखकर अपने उस्ताद को बताकर इसलाह करवाएं। तो ये सबक जो दिया है, ये सबक देने वाले मोहम्मद इम्तियाज, असिस्टेंट टीचर, गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल, मिल्लरपेट, बल्लारी ईस्ट, बल्लारी। बहुत शुक्रिया। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ,
ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಯಿ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.